हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक पत्रिका। करंट अफेयर्स की पत्रिका है, अक्टूबर 2021 का संस्करण है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है आपको राष्ट्रीय घटनाक्रम, जिसमें पहला है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति का संदेश। 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस है और उसकी पूर्व संध्या मतलब 14 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह 75वां स्वतंत्रता दिवस जो है उसके एक दिन पहले मतलब 14 अगस्त 2021 को उन्होंने संबोधित करते हुए ये कहा कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। ठीक है, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक का जिक्र किया और उसे जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया और देश का गौरव बढ़ाया है। ठीक है, और उन्होंने कहा कि हर माता पिता से ये आग्रह उन्होंने की है कि वे होनहार बेटियों के परिवारों से शिक्षा लें तथा अपनी बेटियों को भी आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करें। ठीक है, उन्होंने अपने भाषण में ये भी कहा कि कोरोना का उल्लेख उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि कोरोना का जो तीव्रता है वो कम हुई है, लेकिन अभी भी समाप्त नहीं हुई है। ठीक है, इसलिए हम लोग को अभी भी मास्क का प्रयोग करना है ताकि थर्ड वेव से बच सकें। ठीक है, उनका आगे कहना था कि कोरोना का जो दूसरा लहर था उस पर काबू पाने में डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, प्रशासक और अन्य कोरोना योद्धा का प्रयास जो है वो बहुत ही सराहनीय था। और जो कोविड-19 प्रभावित कुछ उद्यम हैं उसको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने हाल ही में 6.28 लाख करोड़ का प्रोत्साहन पैकेज का भी घोषणा किया था। ठीक है, चलिए इसमें आगे देखेंगे। और आगे कहा कि चिकित्सा सुविधा के लिए जो विस्तार किया उसमें एक वर्ष की अवधि में 23,220 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ठीक है, 23,220 करोड़ रुपए खर्च किए गए। फिर देखिए, सरकार ने ज़रूरत को समझते हुए पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी मई जून में करीब 80 करोड़ लोगों को अनाज उपलब्ध कराया है और यह सहायता जो है वो दीपावली तक के लिए बढ़ा दी गई है। ठीक है, कोरोना के टाइम पे बहुत से गरीब लोगों को अनाज नहीं मिल रही थी, उस समय सरकार ने 80 करोड़ लोगों को अनाज उपलब्ध कराया। ठीक है, और अभी भी ये सहायता जो है वो दीपावली तक के लिए बढ़ाया गया है। फिर है कि जम्मू कश्मीर में नव जागरण के साथ साथ देश के सर्वांगीण विकास का भी उन्होंने उल्लेख किया। फिर जलवायु के बारे में कहा कि जलवायु परिवर्तन में समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और पृथ्वी का तापमान में वृद्धि हो रहा है। इस प्रकार जलवायु परिवर्तन की समस्या हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है, लेकिन पेरिस जलवायु समझौते का पालन हमने किया और जलवायु की रक्षा के लिए जो तय की गई प्रतिबद्धता थी हम लोगों ने उससे अधिक योगदान किया है। और कहा कि देश के जो सशस्त्र बल हैं, वीर जवानों की सराहना राष्ट्रपति ने की। आज़ादी के शताब्दी वर्ष मतलब 2047 के स्तर तक सम्मानित एवं शांतिपूर्ण भारतीय परिकल्पना उन्होंने की। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री के संबोधन में सरकार की नीतियों का उल्लेख। तो देखिए, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को संबोधित किया और स्वतंत्रता दिवस के दिन झंडा फहराने के बाद, लाल किला पर झंडा फहराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नीतियों का उल्लेख किया। अब देखा जाए तो 15 अगस्त 2021 जो कि देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस था, उस अवसर पर लाल किला पर तिरंगा फहराने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये जो 14 अगस्त है उसको हम लोग प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक है, यानी पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे। अब देखिए, तो विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान जो है वो भारत में चल रहा है, जहां 54,000 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन के डोज लग चुके हैं। फिर शीघ्र ही इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान गति शक्ति के निकट भविष्य में शुरू होने की उन्होंने घोषणा की, जिसमें 100 लाख करोड़ की योजना जिसमें लाखों युवाओं को रोजगार का सृजन करेगी। और इसमें है कि सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं जैसे स्वनिधि योजना, जल जीवन मिशन, आरक्षण की नई व्यवस्था, डीप ओशन मिशन, वोकल फ्रॉम लोकल, स्वामित्व योजना आदि का उल्लेख भी उन्होंने अपने संबोधन में किया है। ठीक है, इसमें आगे देखते हैं।
आगे है कि किसानों के सशक्तिकरण की बात कहते हुए कहा, छोटा किसान बने देश किसान, ये हमारा सपना है। देश में 80% से अधिक किसान जो हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। भारत को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने, ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नेशनल हाइड्रोजन मिशन शुरू करने की घोषणा की है उन्होंने। अब देखा जाए ध्वजारोहण के बारे में, तो ध्वजारोहण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर अगर हम लोग गौर करें तो सबसे अधिक बार जिन्होंने झंडा फहराया है तो वो है जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने 17 बार तिरंगा फहराया है। कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद 16 बार इंदिरा गांधी, और तीसरे नंबर पे आते हैं मनमोहन सिंह जिन्होंने 10 बार किया है। अब गैर कांग्रेसी अगर देखा जाए तो उसमें सबसे अधिक बार नरेंद्र मोदी 8 बार, ठीक है, 8 बार ये गैर कांग्रेसी हैं प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने 8 बार तिरंगा फहराया है 15 अगस्त को। फिर आपको है अटल बिहारी वाजपेयी जो गैर कांग्रेसी में दूसरे स्थान पे आते हैं, वो है उन्होंने 6 बार तिरंगा फहराया है। और कुछ ऐसे भी प्रधानमंत्री हैं जो अपने कार्यकाल में कभी झंडा नहीं फहरा सके, जैसे कि चंद्रशेखर और गुलजारीलाल नंदा। गुलजारीलाल नंदा जो है वो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे थे, पर वो उनके कार्यवाहक प्रधानमंत्री के दौरान 15 अगस्त नहीं आ सका, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है भारत के 4 और आर्द्रभूमि क्षेत्र रामसर स्थलों की सूची में शामिल। तो देखिए पहले हम लोग देखते हैं कि आर्द्रभूमि क्या कहलाती है। आर्द्रभूमि का मतलब है नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से जल से भरा रहता है। कहने का मतलब है कि रामसर स्थल जो है वो पृथ्वी के ऐसे आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं जो कि जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है तथा जिनको यूनेस्को की रामसर संधि के तहत रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है, ठीक है, ताकि उनका संरक्षण किया जा सके। अब देखते हैं रामसर स्थल। रामसर स्थल जो है एक्चुअली देखा जाए तो रामसर संधि हुआ था 2 फरवरी 1971 को, ठीक है, 2 फरवरी 1971 को। यह ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित एक रामसर शहर है, वहाँ ये संपन्न हुआ था संधि, ठीक है। और फिर इसको 1975 से लागू कर दिया गया था इस संधि को, ठीक है। और पृथ्वी पर इस स्थिति की जो आर्द्रभूमि का संरक्षण करना इसका मेन मकसद रहा। अब देखा जाए तो जो 4 स्थल हैं जो कि रामसर स्थल में शामिल किए गए हैं भारत के, उसमें आपको 2 जो हैं वो गुजरात के हैं आर्द्रभूमि क्षेत्र। पहला है आपको थोल झील, फिर है आपको वाधवाना। फिर आपको हरियाणा के 2 आर्द्रभूमि हैं, एक है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जिसे कहते हैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क, और दूसरा है विंडवासा वन्य जीव अभयारण्य मतलब विंडवासा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और देश भर में रामसर स्थलों की अभी तक जो संख्या है वो कुल है 46, ठीक है, यानी 46। फिर विश्व में कुल रामसर स्थलों की संख्या क्या हो गई है अब तक, तो ये है कुल 2400। विश्व भर में रामसर स्थलों की संख्या 2400 और भारत में 46। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है AK-103 राइफल खरीदने के लिए रूस के साथ भारत का सौदा। तो देखिए ये रूस से एक बड़ी संख्या में AK-103 राइफल खरीदने के लिए अगस्त माह में एक सौदा हुआ, और इस सौदे का रक्षा मंत्रालय ने कोई भी आधिकारिक विज्ञप्ति अभी तक जारी नहीं की थी, ठीक है। लेकिन रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि ये सौदा जो है कैपिटल बजट से नहीं हुआ है, बल्कि सरकार द्वारा रक्षा बजट में शामिल किए गए इमरजेंसी फंड से किया गया है, ठीक है। अब देखा जाए तो 103 राइफल जो है वो सेना का इंसास जिसे कहते हैं इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम यानी इंसास राइफलों का स्थान लेगी, ठीक है। अब इंसास जो है आपको भारत में इस्तेमाल किया जा रहा है 1996 से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है GSLV F10 के जरिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 का प्रक्षेपण विफल। EOS का फुल फॉर्म हो गया आपको अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है। देखिए 12 अगस्त 2021 को इसरो का प्रयास स्वदेश निर्मित अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो कि है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-03 का पृथ्वी की भूस्थैतिक कक्षा मतलब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित करने का प्रयास असफल रहा। देखा जाए तो GSLV F10 के जरिए EOS-3 को
आपको भू सामरिक स्थानांतरण कक्षा में, मतलब कि जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित करना था। पहला 2 चरण तो बिल्कुल सफल रहा, लेकिन तीसरा चरण में क्रायोजेनिक अपर स्टेज में तकनीकी खराबी आ गई। ठीक है, और इस उपग्रह का कार्य जो है आपको मौसम संबंधी गतिविधि पर निगरानी करना था, लेकिन ये सफल नहीं रहा। ठीक है, और माना गया था कि इसका कार्यकाल लगभग 10 वर्ष तक था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फिटनेस टेस्ट पर खड़े न उतरने वाले मोटर वाहनों का पंजीकरण निरस्त होगा, और ये नई स्क्रैप नीति की घोषणा की गई। तो देखिए, बजट में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने इसे पहले ही कहा था। ठीक है, और बाद में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी इसके संबंध में योजना लोकसभा में 18 मार्च 2021 को प्रस्तुत की थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अगस्त 2021 को गुजरात के गांधीनगर में निवेशकों को एक सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस नीति के तहत सभी सरकारी और वाणिज्यिक वाहन जो हैं वो 15 वर्ष और निजी वाहन को 20 वर्ष में स्क्रैप में चले जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। देखिए, पहले आपको देखते हैं कि मोदी जी ने जो कबाड़ नीति लाई थी, उस नीति के तहत क्या था। ये था कि जो भी सरकारी और वाणिज्यिक वाहन है वो 15 वर्ष और निजी वाहन 20 वर्ष के रूप में 20 वर्ष में ये स्क्रैप में चले जाएंगे, और फिर निर्धारित समय के पश्चात मोटर वाहनों को ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर ले जाना होगा। फिटनेस टेस्ट अगर वो फेल हो जाते हैं तो उनका पंजीकरण समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, और 15 वर्ष से पुराने जो वाहन होंगे, ठीक है, अगर उनका पंजीकरण कराने के लिए उनको फिर से अधिक शुल्क देना होगा। अब देखिए, स्क्रैप कराने के फायदे क्या क्या होंगे। अगर आपने अपने 15 साल से पुराने वाहनों को, और निजी वाहन जो आपको 20 वर्ष से पुराने हैं, अगर उसे स्क्रैप कराते हैं तो आपको क्या फ़ायदे होंगे। फ़ायदा ये होगा कि आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, मतलब वाहन के मालिक को एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिससे कि वो नए वाहन खरीदने जब जाएंगे तो उस पर 5% तक का ऑटो कंपनी उस पर छूट देगी। ठीक है, और नए वाहन के लिए जो पंजीकरण शुल्क होगा वो भी नहीं लगेगा। फिर आपको है कि रोड टैक्स में भी 25% तक और वाणिज्यिक वाहन पर 15% तक का छूट राज्य सरकार से मिलेगी। आगे है कि जो विंटेज कार है उसको स्क्रैप नीति से बाहर रखा गया है, और इसके संबंध में अलग से नीति लाई जाएगी। और जो नई स्क्रैप पॉलिसी लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री ने इसे कचरे से कंचन, मतलब वेस्ट टू वेल्थ अभियान बताया है। ठीक है, वेस्ट टू वेल्थ मतलब रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवरी के सिद्धांत पर चलते हुए इस पॉलिसी को ऑटो सेक्टर के मेटल सेक्टर में देश में आत्मनिर्भरता को नई ऊर्जा देगी, ऐसा उन्होंने बताया। ठीक है, फिर देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि पिछले साल 23,000 करोड़ रुपए की स्क्रैप स्टील का आयात भारत ने किया है, और नई स्क्रैप नीति के जरिए देश में लगभग 10,000 करोड़ के निवेश और रोजगार के 35,000 अवसरों को सृजन की आशा है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है 1 जुलाई 2022 से देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, भंडारण व इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध। तो देखिए, पहले हम देखते हैं कि प्लास्टिक का कचरा से संबंध में जो अगस्त 2021 में जारी किया गया संशोधित नियमावली, उसके अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक की श्रेणी में इन वस्तुओं को माना गया है जिन्हें डिस्पोजल या रिसाइकिल करने से पहले केवल एक काम के लिए ही प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से कहा जाए तो एक बार इस्तेमाल में लाए जाने वाले जो प्लास्टिक उत्पाद हैं उसका उत्पादन, आयात, वितरण, बिक्री एवं इस्तेमाल के संबंध में संशोधित नियमावली जो है वो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा लाया गया है। अब देखा जाए तो मंत्रालय ने इसके लिए प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधित नियमावली 2021, जिसे कहते हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 जारी की है। अब देखा जाए 1 जुलाई से जो प्रतिबंधित वस्तु होंगे, जिसमें आपको पॉलिस्ट्रीन होंगे यानी थर्मोकॉल, फिर आपको एक्सपेंडेड पॉलिस्ट्रीन से बने प्लेट, मतलब जो थर्मोकॉल के प्लेट्स होते हैं, कप होते हैं, गिलास, चाकू, चम्मच, कांटे, ट्रे, स्ट्रॉ, झंडे, कैंडी, आइसक्रीम स्टिक, मिठाई के डब्बे, सिगरेट के पैकेट में जो होते हैं, फिर निमंत्रण पत्रों में आपको पैक करने वाले प्लास्टिक फिल्म, फिर प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड्स एवं सजावटी थर्मोकॉल आदि, ये सब जो है आपको 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित वस्तु में आ जाएंगे। ठीक है, और फिर देखा जाए
तो 30 सितंबर 2021 के पश्चात 75 माइक्रोन के, और फिर 31 दिसंबर 2022 के पश्चात 120 माइक्रोन या उससे अधिक मोटाई वाले प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल किया जा सकेगा। ठीक है, उससे कम वाले नहीं। चलिए आगे देखिए। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है कि सभी राज्यों में मोटर वाहन पंजीकरण के लिए एक ही श्रृंखला का विकल्प। तो देखिए 26 अगस्त 2021 को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटर वाहन पंजीकरण की एक नई श्रृंखला जिसका नाम है BH यानी भारत सीरीज शुरू करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार और सार्वजनिक उपक्रम के जिन कर्मियों के स्थानांतरण अखिल भारतीय स्तर पर किसी भी राज्य में होते हैं तो उन्हें दूसरे राज्य में जाने से पहले अपने वाहन का पुनः रजिस्ट्रेशन कराकर RC भी बदलनी होती है। ठीक है, इस असुविधा को समाप्त करने के लिए ये बिल लाया गया। ठीक है, और BH जो श्रृंखला होगी उसके पंजीकरण सभी राज्य, संघ शासित क्षेत्र, निजी वाहनों की आवाजाही सुगमता से हो सकेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करेंगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में, जहां पहला है कि अमेरिका व सहयोगी देशों की सेनाओं की अफगानिस्तान से वापसी के पश्चात सत्ता अब तालिबान के हाथ में। तो देखा जाए तो ये 30 अगस्त 2021 को रात्रि 12 बजे अमेरिका जो है वो खाड़ी दस्ता और नाटो के देशों के सेनाओं के साथ अफगानिस्तान की धरती छोड़ चुकी थी। ठीक है, 20 वर्षों से वहाँ थी। ठीक है, अब वो अफगानिस्तान की धरती छोड़ चुकी थी। एक्चुअली देखा जाए तो अमेरिकी सेना को 31 अगस्त 2021 तक अफगानिस्तान को पूरी तरह से छोड़ना था। ठीक है, समय सीमा के एक दिन पूर्व मतलब 30 अगस्त की रात्रि 12 बजे अमेरिकी सेना अंतिम दस्ता काबुल हवाई अड्डे से रवाना हो गई। ठीक है, देखा जाए तो किसी संघर्ष के बिना तालिबान जो है वो 15 अगस्त 2021 को काबुल में राष्ट्रपति भवन पर नियंत्रण कर लिया। ठीक है, काबुल में जैसे ही तालिबानी सेना घुसी, अफगानिस्तान की सेना ने समर्थन कर दिया, जिसके पश्चात राष्ट्रपति अशरफ गनी त्यागपत्र देकर कुछ सहयोगियों के साथ देश छोड़कर चले गए। और कहा जा रहा है कि अशरफ गनी जो है वो संयुक्त अरब अमीरात में शरण लिए हुए हैं, ऐसा कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताई गई है। ठीक है, आगे है इसमें कि 1996 से लेकर 2001 के दौरान अफगानिस्तान में सत्ता रहे तालिबान की एक बार पुनः सत्ता वापसी अगस्त 2021 में हुई है। ठीक है, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैंड और भारत सहित अनेक देशों ने काबुल स्थित अपने दूतावास फिलहाल बंद कर दिए हैं और अपने राजनयिकों के साथ वहां रह रहे नागरिकों को विशेष विमान के द्वारा वापस बुला लिया गया। देखा जाए तो भारत में भी ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत एयर इंडिया और वायुसेना के विशेष विमान से अपने राजनयिकों के अतिरिक्त वहां रह रहे नागरिकों व कुछ अन्य अफगानियों को भी निकाला गया है। ठीक है, भारत ने जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम था देवी शक्ति, एयर इंडिया और वायुसेना के थ्रू। अब देखा जाए तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सेना ने लगभग वहां पे 73 एयरक्राफ्ट हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर छोड़े हैं और लगभग 70 माइन रेजिस्टेंस एम्बुश प्रोटेक्शन व्हीकल भी एयरपोर्ट पर छोड़ आई हैं, लेकिन उन्हें डिसेबल कर दिया गया है, जिससे वो किसी भी लायक नहीं रहे हैं, उसका इस्तेमाल कोई कर नहीं पाएगा, इस तरह से डिसेबल किया गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट है भारत अफगानिस्तान के संबंधों की नई दिशा पर प्रश्न चिन्ह। देखिए, अफगानिस्तान से भारतीय नागरिक व दूतावास तैनात जितना सारा वाणिज्यिक स्टाफ था उसको ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत भारत लाया गया। ठीक है, क्यों? वहां पर अब तालिबान ने अपना कब्जा जमा लिया है। फिर देखा जाए तो 31 मई को कतर में भारत की पहली औपचारिक बातचीत हुई भारतीय राजदूत दीपक मित्तल और वरिष्ठ तालिबानी नेता शेर मोहम्मद अब्बास स्टेनिकज़ई के साथ। ठीक है, और इसके अनुसार अफगानिस्तान की जो नई सरकार है वो भारत के साथ अच्छी कारोबारी रिश्ते रखना चाहती है। भारत ने अफगानिस्तान के विकास में $3 अरब से भी ज़्यादा खर्च किया है, जिनमें भारत ने वहाँ सड़क, बांध, विद्युत केंद्र, ट्रांसमिशन लाइन, स्कूल और अस्पताल आदि का निर्माण में खर्च किया है भारत सरकार ने। ठीक है, देखिए दोनों देशों के जो आपसी संबंध में निम्नलिखित पहल हैं उस पर महत्वपूर्ण है। उसमें देखा जाए तो भारत अफगानिस्तान सामरिक भागीदारी समझौता 2011, इसके तहत देखा जाए तो अफगानिस्तान में आधिकारिक संरचना के पुनर्निर्माण, शिक्षा संस्थान की स्थापना, व्यापार आदि
विकास के सामरिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर 2011 में हुआ था। फिर अफगानिस्तान का सालाना द्विपक्षीय व्यापार जो है अब $1 अरब का हो गया था। ठीक है, आगे देखिए इसमें आगे है आपको सलमा बांध। सलमा बांध जो है वो अफगान भारत में मैत्री बांध नाम से चर्चित अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में 42 मेगावाट क्षमता का निर्माण भारत द्वारा 2016 में पूरा कराया गया था। नेक्स्ट है संसद भवन का निर्माण। तो 9 करोड़ की लागत से संसद भवन का निर्माण कराया गया था काबुल में, भारत की मदद से किया गया था और इसका उद्घाटन जो है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2015 में किया गया था। फिर आपको है स्टोर पैलेस का नवीकरण। तो काबुल स्थित एक ऐतिहासिक स्टोर पैलेस का नवीकरण भी किया गया था भारत के सहयोग से। फिर है आपको जरांग डेलाराम राजमार्ग। तो अफगानिस्तान ईरान सीमा के निकट जरांग से डेलराम को जोड़ने के लिए 218 किलोमीटर का राजमार्ग का निर्माण भारत के सीमा सड़क संगठन जो है BRO उसके द्वारा $15 करोड़ की लागत से किया गया है। फिर है नेक्स्ट आपको विद्युत क्षेत्र सहायता। तो विद्युत क्षेत्र में भी सहायता भारत ने की, जैसे कि अफगानिस्तान में विद्युत एवं संचार क्षेत्र में विकास के लिए बगलान प्रांत की राजधानी पुले खुमरी में एक 220 kV DC ट्रांसमिशन लाइन की स्थापना भारत द्वारा की गई है। फिर अगर परिवहन क्षेत्र में देखें तो 400 बसें, 200 मिनी बसें और 105 यूटिलिटी व्हीकल और 285 सैन्य गाड़ियाँ, 10 एम्बुलेंस भारत ने अफगानिस्तान को उपहार में दी है। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट है स्वास्थ्य में देखा जाए तो काबुल में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्ड हेल्थ की स्थापना भी भारत के सहयोग से की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आसियान के क्षेत्रीय फोरम की बैठक में भारत की भागीदारी। तो देखा जाए तो 6 अगस्त 2021 को 28वीं दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के क्षेत्रीय फोरम बैठक ब्रुनेई की अध्यक्षता में वर्चुअल तरीके से संपन्न हुई। अब भारत के प्रतिनिधि मंडल का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे राजकुमार सज्जन सिंह, विदेश राज्य मंत्री हैं। फिर भारत ने मुद्दे रखे हैं समुद्री नियमों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन तथा साइबर सुरक्षा आदि, और 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे। पहला है युवा शांति एवं सुरक्षा को प्रोन्नयन, फिर दूसरा है साइबर अपराधों पर अंकुश इस बैठक में पारित किए गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जलवायु परिवर्तन के संबंध में IPCC की ताज़ा रिपोर्ट में भावी खतरों की चेतावनी। देखिए IPCC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें कि अगस्त 2021 में जो जारी किया गया IPCC की रिपोर्ट, उसमें अनेक परिवर्तन जैसे कि समुद्र के जल स्तर में हो रही वृद्धि, जलवायु प्रणाली के प्रत्येक क्षेत्र में और पर्यावरण के परिवर्तन आदि के खतरों को विश्व को आगाह किया गया है। ठीक है, इसमें यह भी कहा गया है कि तापमान में जो वृद्धि हो रही है एक्चुअली वो इंसानी गतिविधि के कारण हो रही है, जो कि मुख्य जिम्मेदार है इसके लिए। ठीक है, कहा गया कि जो 2000 वर्ष में तापमान उतना नहीं बढ़ा जितने पिछले 50 वर्षों में बढ़ा है। ठीक है, जिसमें कि केवल 2019 में देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो रहा वो सबसे अधिक बढ़ा है। ठीक है, देखिए पेरिस समझौते के अनुसार सदी के अंत तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि तक सीमित रखने का एक लक्ष्य था, जिसको प्राप्त करना मुश्किल होता जा रहा है। क्यों? देखिए रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि 4.4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होगी और लोगों को भयानक गर्मी झेलनी पड़ेगी। और अगर वैश्विक तापमान को देखा जाए तो वैश्विक तापमान स्थिर होने में कम से कम 20 से 30 वर्ष लग सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। आगे इस रिपोर्ट के अनुसार कहा जाए तो जलवायु परिवर्तन से केवल ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं और भी खतरे का सामना करना होगा, जैसे जलवायु परिवर्तन, जल चक्र, कुछ क्षेत्र में अतिवर्षा व बाढ़ तो कहीं सूखे की तीव्रता होगी। अब देखा जाए तो समुद्र के जो तटवर्ती क्षेत्र है वो जल स्तर में निरंतर वृद्धि हो रही है। निचले तटवर्ती क्षेत्र बाढ़, भयंकर समुद्री तबाही जैसी स्थिति जो वर्तमान में 100 वर्ष में कभी कभी एक बार आती थी, वो 21वीं सदी के अंत तक प्रतिवर्ष उत्पन्न होगी और समुद्री जल स्तर इतना तेजी से बढ़ेगा कि अनेक द्वीप समुद्र निगल जाएंगी। अब देखा जाए तो कई देशों की जमीन भी है जो कम होती जाएंगी। अब ग्लेशियर व बर्फ की परतों के पिघलने से मैदानी इलाकों को भी बाढ़ का सामना करना पड़ेगा।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एससीओ के कृषि मंत्रियों की वर्चुअल बैठक, भारतीय कृषि मंत्री की भागीदारी। तो देखा जाए तो एससीओ मतलब शंघाई सहयोग संगठन में कृषि मंत्रियों की बैठक हुई थी और इसको जो मेजबानी कर रहा था वो था तजाकिस्तान। 12 अगस्त 2021 को हुई थी और भारत का नेतृत्व वर्चुअल तरीके से किया गया, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हिस्सा लिया था। ठीक है, और इन्होंने कहा कि नई तकनीक को विकसित करने, भुखमरी मिटाने, खाद्य सुरक्षा और पोषण हासिल करने, वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का सरकार का उद्देश्य है और भारत के लिए कृषि सदा ही सर्वोच्च प्राथमिकता रही है तथा कोविड-19 महामारी में खाद्य सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर प्रभाव को देखते हुए इस पर और अधिक ध्यान दिया जा रहा है। देखा जाए तो कृषि मंत्री ने बैठक में ये भी कहा था कि भारत के कृषि क्षेत्र जो है वो कई उपलब्धि हासिल कर चुका है, जैसे कि आपको हरित क्रांति जिसको कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके अलावा श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और किसानों के लिए मूल्य संवर्धन प्रणाली जो है वो विश्व में अद्वितीय है। ये कहना कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इब्सा के पर्यटन मंत्रियों की बैठक। इब्सा का फुल फॉर्म क्या हो गया? इब्सा में आपको 3 कंट्रीज आती हैं, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये 3 देशों का समूह है इब्सा और इसके पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। देखिए, भारत के पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। उन्होंने बताया कि टीके की 50 करोड़ से ज़्यादा खुराक दी जा चुकी थी और जिससे टीकाकरण की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है और पर्यटन क्षेत्र की स्थिति में तेज सुधार के लिए सहयोग एवं प्रोत्साहन पर आधारित जो संयुक्त घोषणा पत्र है उस पर बैठक स्वीकार किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मुहियुद्दीन यासीन के त्यागपत्र के पश्चात इस्माइल साबरी याकूब मलेशिया के नए प्रधानमंत्री। तो देखिए 21 अगस्त को हुआ यूँ कि मलेशिया के जो पहले उप प्रधानमंत्री थे वो इस्माइल साबरी याकूब, वो अब मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। मुहियुद्दीन यासीन का जो कार्यकाल रहा वो मात्र 17 माह का रहा था, जो कि मलेशिया के सबसे कम समय तक शासन चलाने वाले नेता रहे हैं। इस्माइल साबरी याकूब जो हैं वो यूनाइटेड मरीज नेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी UMNO के हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर, जिसमें देखा जाए पहला टॉपिक तो 2021-22 की पहली तिमाही में GDP में 20.1% व GVA में 18.8% की वृद्धि, और ये NSO का ताज़ा आंकड़ा है। तो देखिए 31 अगस्त 2021 को अप्रैल जून 2021 का GDP संबंधी अंतिम आंकड़े केंद्र सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, इस वर्ष 2021-22 में जो अप्रैल जून 2021 का तिमाही में GDP में वृद्धि दिखाया गया है 20.1%। ठीक है, जो कि पिछले वर्ष, अगर पिछले वर्ष सेम माह में देखा जाए अप्रैल से जून के जो तिमाही था उसी में अगर देखा जाए तो उसमें GDP 24.4% का गिरावट था, लेकिन इस बार 20.1% का वृद्धि दर्ज किया गया है। अब देखा जाए तो GVA में भी 18.8% का वृद्धि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2020-21 में देश में खाद्यान्नों व तिलहनों सहित अधिकांश उपजों के उत्पादन अब तक के सर्वोच्च स्तर पर, और ये कृषि मंत्रालय के चौथे अग्रिम अनुमान है। तो देखा जाए तो 11 अगस्त 2021 को फसल वर्ष 2020-21 के दौरान देश में प्रमुख कृषिगत उपजों के चौथे अग्रिम अनुमान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। देखा जाए तो प्रमुख फसलों के उत्पादन का अनुमान जो है वो इस प्रकार है। जो कुल खाद्यान्न है वो रिकॉर्ड 308.6 मिलियन टन का अनुमानित है। ठीक है, फिर आपको चावल जो है वो भी रिकॉर्ड 122.27 मिलियन टन है। गेहूं 109.52 मिलियन टन रिकॉर्ड किया जाएगा। पौष्टिक मोटे अनाज जो होंगे वो 51.15 मिलियन टन होगा और मक्का 31.51 मिलियन टन ये भी रिकॉर्ड रहेगा। दलहन भी 25.72 मिलियन टन रिकॉर्ड रहेगा। अरहर आपको
4.28 मिलियन टन रहेगा। फिर चना भी इस बार रिकॉर्ड रहेगा 11.99 मिलियन टन, 11.99 मिलियन टन। तिलहन जो है वो 36.10 मिलियन टन रहेगा, ये भी रिकॉर्ड रहेगा 36.10 मिलियन टन। चलिए नेक्स्ट देखें। सोयाबीन में देखा जाए तो ये रहेगा 12.90 मिलियन टन। रेपसीड एवं सरसों 10.11 मिलियन टन, ये भी रिकॉर्ड रहेगा। मूंगफली 10.21 मिलियन टन रिकॉर्ड रहेगा। कपास जो होगा वो 35.38 मिलियन गांठें होंगी, और कपास का जो एक गांठ का वजन होता है वो होता है 170 किलोग्राम। ठीक है। गन्ना 399.25 मिलियन टन, और जूट और मेस्ता देखा जाए तो वो होगा 9.56 मिलियन गांठें, जो कि प्रत्येक 180 किलोग्राम का होगा। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध 30 सितंबर तक बढ़ा। तो देखा जाए तो कुछ विशेष दशाओं को छोड़कर भारत से तथा भारत आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर प्रतिबंध जो है वो 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया है। डीजीसीए द्वारा चयनित रूटों पर तय अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए केस टू केस आधार पर अनुमति सक्षम प्राधिकार द्वारा दी जा सकती है। ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो मालवाहक उड़ान होंगे, वंदे भारत मिशन होगा, एयर बबल समझौता होगा, वो उड़ान अभी संचालित रहेंगी। ठीक है। देखिए जो बबल समझौता है, ठीक है, एयर बबल समझौता, उसमें आपको भारत है, अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, फ्रांस, कीनिया और भूटान है, और साथ में इसके 28 और देश शामिल हैं। ठीक है, एयर बबल समझौते में। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि पीएम किसान योजना का 9वां किस्त जारी किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो पीएम किसान योजना था, दिसंबर 2018 में प्रारंभ किया गया था, और इसके तहत होना यूँ था कि प्रत्येक साल मतलब सालाना 6-6 हज़ार रुपये का मदद आता किसानों को, और वो आता 3 किस्तों में, 2-2 हज़ार की 3 किस्तें आती। ठीक है। अब 9 अगस्त 2021 को इस योजना का 2-2 हज़ार का जो किस्त है वो 9वां किस्त और 2021-22 का दूसरा किस्त जारी किया गया। कहने का मतलब ये है कि 9 अगस्त को जो किस्त आई है वो अब तक का 9वां किस्त है 2-2 हज़ार का, लेकिन 2021-22 में देखा जाए तो ये दूसरा है। ठीक है। और 9.75 करोड़ से अधिक पात्र किसानों के बैंक खाते में 19,500 करोड़ इस किस्त के तहत जारी किए गए हैं। नेक्स्ट है, देश में अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता अब 100 गीगावाट से अधिक। तो देखा जाए तो देश में जो अक्षय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, उसकी कुल स्थापित क्षमता अगस्त 2021 में 100 गीगावाट के बिंदु को पार कर गई। देखा जाए तो वर्ष 2030 तक देश में जो अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता है वो 450 गीगावाट करने का सरकार का लक्ष्य है। 100 गीगावाट से ऊपर हो गई मतलब कि आपको 1 लाख मेगावाट, ठीक है, 1 लाख मेगावाट बिंदु को पार कर गई है। अब देखिए इसमें उत्पादन का क्षमता अगर देखा जाए मेगावाट में और प्रतिशत में, तो तापीय में आपको 60.9% जो है कुल क्षमता हो गया आपको विद्युत का, जिसमें कोयला 52.6%, लिग्नाइट 1.7%, गैस 6.5%, डीजल 0.1% है। अब अगर हाइड्रो देखा जाए मतलब बड़ी परियोजनाओं का जो हाइड्रो से देखा जाए वाटर से, तो वो है 12.1%, नाभिकीय है इसमें 1.8%, और अक्षय ऊर्जा मतलब आरईएस जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो है 25.2%। इन सबको मिलाकर हो गया 100%। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में 75 रेलवे स्टेशनों पर खादी व ग्रामोद्योग आयोग की प्रदर्शनी व बिक्री स्टॉल। तो देखा जाए तो स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में अपने विशेष कार्यक्रम के तहत खादी व ग्रामोद्योग ने देश में 75 प्रमुख रेलवे स्टेशन पर खादी उत्पादों की प्रदर्शनी व बिक्री के लिए स्टॉल लगाए हैं। वर्ष 2022 के स्वतंत्रता दिवस तक ये चलेंगे, मतलब 1 साल चलेगा, 2021 से लेकर 2022 तक। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत खादी व ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा ये पहल शुरू किया गया है। अब देखा जाए इसमें तो उन स्टॉलों पर खादी और ग्रामीण उद्योग के उत्पाद होंगे, जैसे कि कपड़ा, खादी प्रसाधन, खाद्य पदार्थ, शहद,
मिट्टी के पात्र आदि इन सब की बिक्री की जाएगी। ठीक है, और इनको देखा जाए जो स्टॉल लगाए जाएंगे तो उनमें से कुछ प्रमुख आपको रेलवे स्टेशन बता दें तो नई दिल्ली, CST, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, नागपुर, जयपुर, आगरा, पटना, भोपाल, लखनऊ और अन्य प्रमुख रेलवे स्टेशन शामिल है इसमें। ठीक है, 14 अगस्त को इसका उद्घाटन किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग नियुक्तियों की ओर, मतलब अपॉइंटमेंट। तो देखा जाए तो राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष पद पर 3 वर्ष के लिए पुनः नियुक्त हुए हैं रेखा शर्मा। फिर केंद्रीय गृह सचिव के वर्तमान कार्यकाल में 1 साल का विस्तार किया गया है। तो केंद्रीय गृह सचिव कौन है अभी? अजय कुमार भल्ला हैं, जिनके कार्यकाल में 1 साल का विस्तार किया गया है। फिर नेक्स्ट है मणिपुर का नया राज्यपाल, तो ये बने हैं ला गणेशन मणिपुर के नए राज्यपाल बने हैं। फिर नेक्स्ट है कैबिनेट सेक्रेटरी के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि हुई है। कैबिनेट सेक्रेटरी हो गए आपको राजीव गाबा, 2 वर्ष के कार्यकाल इनका अगस्त 2021 तक था, अब 1 साल का वृद्धि किया गया है। फिर नेक्स्ट है आपको गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नए चेयरमैन, तो ये बने हैं नादिर गोदरेज। फिर नेक्स्ट है इंडियन बैंक के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो ये है शांतिलाल जैन। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है जर्मनी में भारत के नए राजदूत, तो ये हैं हरीश पार्वता नेनी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मलेशिया में जो भारत के नए राजदूत हैं वो हैं बी नागभूषण रेड्डी। फिर नेक्स्ट है सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक यानी BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं पंकज कुमार सिंह। फिर है भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP के नए महानिदेशक बने हैं संजय अरोड़ा। फिर नेक्स्ट है राज्यसभा के नए महासचिव नियुक्त हुए हैं डॉक्टर PK रामाचर्युलू, जो कि देश दीपक वर्मा के स्थान पर आए हैं। फिर नेक्स्ट है आपको राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के नए अध्यक्ष, तो ये बने हैं कमलेश कुमार पंत। फिर नेक्स्ट है CBDT केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, CBDT के नए चेयरमैन बने हैं JB मोहपात्रा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय में 9 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। ठीक है, 31 अगस्त को मुख्य न्यायाधीश जो न्यायमूर्ति हैं NV रमन, उन्होंने गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराई इन लोगों को, और अब सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है वो 33 हो गई है। अभी भी 1 पद रिक्त है। ठीक है, देखिए ये पहला अवसर था जब एक साथ 3 महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अगर नियुक्ति हुई है, ये पहली बार हुआ है कि 3 महिला न्यायाधीश ने नियुक्ति हुई है। अब देखा जाए तो वर्तमान में जो कुल महिला हैं वो 4 हैं, ये चारों जो है न्यायाधीश के पद पे हैं। ठीक है, अब उन 9 न्यायमूर्ति को देखा जाए जो इस बार नियुक्त हुए हैं, तो पहला है आपको हिमा कोहली, न्यायमूर्ति हिमा कोहली। दूसरे हैं न्यायमूर्ति AS ओका। फिर तीसरे हैं न्यायमूर्ति विक्रम नाथ। चौथे हैं न्यायमूर्ति JK माहेश्वरी। 5वां है न्यायमूर्ति रवि कुमार। 6ठा है न्यायमूर्ति BV नागरत्ना। 7वां है न्यायमूर्ति MM सुंदरेश। 8वां है न्यायमूर्ति बेला M त्रिवेदी। और 9वां है न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग पुरस्कार सम्मान में, जहाँ पहला है प्रधानमंत्री के श्रम पुरस्कार 2018। तो देखा जाए तो 12 अगस्त 2021 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री के श्रम पुरस्कार की घोषणा की गई। कुल चुने गए जो विजेता हैं वो है 69, जिसमें 49 कामगार निजी क्षेत्र के हैं, 20 कामगार सार्वजनिक क्षेत्र के हैं, और पुरस्कार की कुल संख्या जो है वो 33 है। किंतु कुछ पुरस्कार संयुक्त रूप से कुछ कामगार के दल को देने की वजह से ये 69 हो चुके हैं। ठीक है, 33 पुरस्कार है, लेकिन किसी किसी में आप ग्रुप वाइज दिया जा रहा है, तो लोगों की संख्या की वजह से ये 69 हो गया है। ठीक है, और ये पुरस्कार जो है 4 श्रेणी में दिया गया है। पहला है सर्वोच्च श्रम रत्न पुरस्कार, जो कि इस बार किसी को नहीं दिया गया है। फिर दूसरा है श्रम भूषण पुरस्कार, जिसमें 1-1 लाख रुपए की राशि दी जाती है और इसकी संख्या 4 है, और ये पुरस्कार जो है 10 विभिन्न कामगारों को दी गई है। संख्या 4 है लेकिन 10 को दी गई है, क्यों? कुछ कुछ ग्रुप वाइज में दिया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है श्रमवीर या श्रम वीरांगना, जो कि जिसमें आपको 60 हज़ार रुपए का इनाम दिया गया है, और इन पुरस्कारों की संख्या 12 है, और ये पुरस्कार जो है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के 21 विभिन्न कामगारों को दिए गए हैं। फिर इसी में आगे देखें हम लोग, तो नेक्स्ट है श्रम श्री या फिर श्रम देवी, जिसमें 40 हज़ार रुपए का पुरस्कार दिया गया है, और इन पुरस्कारों की संख्या 17 है।
तथा ये पुरस्कार जो है वो 7 महिला कामगारों के सहित कुल 38 विभिन्न कामगारों को दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र 2021। तो ये तीनों पुरस्कार जो है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ये शांति काल में वीरता के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, अशोक चक्र जो है वो शांति काल में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है, जो इस बार दिया गया है जम्मू कश्मीर के पुलिस के एएसआई बाबू राम को, मरणोपरांत इन्हें दिया गया है। फिर नेक्स्ट है कीर्ति चक्र, ये शांति काल में वीरता का दूसरा पुरस्कार है और ये दिया गया है जम्मू कश्मीर पुलिस के ही कांस्टेबल हैं अल्ताफ हुसैन भट्ट, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है। फिर नेक्स्ट है शौर्य चक्र, शांति काल के वीरता का ये तीसरा पुरस्कार है। ठीक है, 15 वीरों को दिया गया है, जिसमें थल सेना के 6 अधिकारी और सिपाही हैं, वायुसेना के 2 अधिकारी, 1 नौसैनिक अधिकारी, 3 सीआरपीएफ के कर्मी, 1 जम्मू कश्मीर पुलिस के संबंध विशेष अधिकारी और 2 उड़ीसा पुलिस के कमांडो हैं, जिसमें से 4 को मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, इन 15 में 4 को मरणोपरांत दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है मैग्सेसे पुरस्कार 2021। तो देखा जाए तो ये 31 अगस्त 2021 को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा हुई। डॉक्टर फिरदौस कादरी को दिया गया है, पहले यही है, जो कि बांग्लादेश के टीका वैज्ञानिक हैं। ठीक है, कोविड-19 के वैक्सीन के निर्माण में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है डॉक्टर फिरदौस कादरी का। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपको मोहम्मद अमजद साकिब, ये पाकिस्तान के माइक्रो फाइनेंस विशेषज्ञ हैं। फिर तीसरा है आपको रॉबर्टो बैलोन, ये फिलीपींस के मत्स्य और सामुदायिक पर्यावरणविद हैं। फिर है स्टीवन मुंशी, अमेरिका के मानवीय कार्यों और शरणार्थी सहायता के क्षेत्र में काम करने वाले। फिर नेक्स्ट है पत्रकारिता के क्षेत्र में अग्रणी इंडोनेशियाई वॉचडॉग। तो ये है वितरण 28 नवंबर 2021 को हुआ है, मनीला में किया जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की गई और ये 10 अगस्त को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, ये पुरस्कार जो है वो आपको सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए कंपनियों अथवा संस्थानों को प्रतिवर्ष 20 अगस्त को राजीव गांधी के जन्म दिवस पर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग निधन की ओर, जिसमें पहला है कल्याण सिंह। कल्याण सिंह जो है वो वरिष्ठ भाजपा नेता, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनका निधन 89 वर्ष की आयु में हो गया। फिर नेक्स्ट है केपी गोपाल राव, 1971 के पाकिस्तान युद्ध के नायक और महावीर चक्र और विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त करने वाले कोमोडोर का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है गर्ड मुलर, पश्चिमी जर्मनी के पूर्व वर्षों के दिग्गज फुटबॉलर थे, 75 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है सैयद शाहिद हाकिम, भारत के पूर्व वर्षों के जाने माने फुटबॉलर और बाद में राष्ट्रीय कोच भी रहे, 82 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ शुक्ला जो थे वो छोटे पर्दे के जाने माने अभिनेता थे, जो बिग बॉस के 13वें संस्करण के विजेता भी रहे थे। 40 वर्ष का आयु था इनका और हार्ट अटैक के कारण इनका निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है जैक्स रोगे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पूर्व अध्यक्ष, 79 वर्ष की आयु में इनका बेल्जियम में निधन हो गया है। फिर नेक्स्ट है सैयद अली शाह गिलानी, जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। फिर नेक्स्ट है डॉक्टर चंदन मित्रा, ये राज्यसभा के पूर्व सदस्य थे, वरिष्ठ पत्रकार और 65 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब हम लोग मूव करेंगे बुक्स की ओर। बुक्स में पहला है हर्ष रियलिटीज़, इसके लेखक है हर्ष मारीवाल। फिर नेक्स्ट है द जजेस लिस्ट, इसके लेखक है जॉन ग्रेसम। फिर नेक्स्ट है स्टार ग्रेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ, इसके लेखक है रवि शास्त्री। द नॉइज के लेखक हैं जेम्स पैटरसन। फिर नेक्स्ट है ऑल इन एक आत्मकथा है, इसके लेखक है बिली जीन किंग। फिर नेक्स्ट है द राइज एंड फॉल ऑफ ओसामा बिन लादेन, इसके लेखक है पीटर एल बर्गिन। फिर नेक्स्ट है ब्लाइंड टाइगर के लेखक हैं सांद्रा ब्राउन। नेक्स्ट है एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट, इसके लेखक हैं KJ अल्फॉस। ठीक है, चलिए आगे देखें।
अब हम लोग मूव करेंगे विविध की ओर, जिसमें पहला है भारत और रूस के संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2021 और इंद्र नेवी 2021। इंद्र नेवी भी हो चुका है, लेकिन अभी रिसेंटली में इंद्र हुआ है। इंद्र नेवी जुलाई में हुआ था और इंद्र अगस्त में हुआ है। इंद्र नेवी जो है वो नेवी ने पार्ट लिया था और इंद्र में भारत की थल सेना ने। ठीक है, देखिए 1 अगस्त से 13 अगस्त तक चला था भारत और रूस की सेनाओं का ये 12वां वार्षिक सैन्य अभ्यास था, जो कि रूस के वोल्गाग्राद में शुरू हुआ। दोनों देशों के 250 सैन्यकर्मी इसमें शामिल हुए थे। फिर नेक्स्ट है कि भारत व कजाकिस्तान की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास काजिंद 21। देखिए काजिंद 21 जो है वो 30 अगस्त से 11 सितंबर 2021 तक हुआ। कजाकिस्तान के आयसा बीबी स्थित प्रशिक्षण सेंटर पर संपन्न हुआ था और ये इसका 5वां संस्करण था। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आपको ऑपरेशन देवी शक्ति। देखा जाए तो अगस्त माह में अफगानिस्तान में जो फंसे भारतीय थे और अफगानिस्तानी सहयोगियों को वहां से निकालकर एयर इंडिया और वायुसेना के विमानों से सुरक्षित भारत लाया गया था। इस मिशन को ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया गया था। ठीक है, और 24 अगस्त तक लगभग 600 लोगों को सुरक्षित वहां से निकाला जा चुका था। फिर नेक्स्ट है आपको सैन्य अभ्यास जपर 2021। जपर 2021 जो है वो 3 सितंबर 2021 को हुआ रूस के निज़्निया इलाके में। भारत सहित 17 देशों ने इसमें हिस्सा लिया। 17 देशों की सेनाएं इसमें भाग ली थी। फिर आतंकवाद विरोधी सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे आयोजित किया गया था। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। देखा जाए तो 2021 में अगर 2021 में जो दिव्यांग जनों की एक बड़े दल ने विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो युद्ध स्थल है सियाचिन पर चढ़ाई का एक अभियान शुरू किया। इसी अभियान का नाम रखा गया था ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है मालाबार 2021। 26 से 29 अगस्त को भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2021 का ये दूसरा चरण पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र में गुआम के तट पर अमेरिकी नौसेना की मेजबानी में संपन्न हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग खेलकूद की ओर, जिसमें पहला है विश्व जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021। तो देखिए ये 18 से 22 अगस्त को कीनिया के नैरोबी में आयोजन हुआ था। इसमें 20 वर्ष से कम उम्र के एथलीट ने हिस्सा लिया था। विश्व जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 20 वर्ष से कम उम्र के एथलीटों ने हिस्सा लिया था। कुल 116 देशों ने इसमें हिस्सा लिया था। ठीक है, पदक तालिका में भारत का जो स्थान रहा वो 12वां स्थान रहा। भारत कुल 3 पदक जीत चुका था, जिसमें 2 रजत और 1 कांस्य था। लेकिन अगर सभी स्पर्धाओं के अंक के आधार पर अगर देखा जाए भारत की रैंकिंग तो वो 12वां था। ठीक है, पदक तालिका में 21वें स्थान पर था, लेकिन अंकों के आधार पर 12वां था। अब देखा जाए पहला स्थान जो है वो कीनिया का रहा, जिसमें कीनिया ने 8 स्वर्ण, 1 रजत और 7 कांस्य के साथ कुल 16 पदक हासिल किए थे। फिर दूसरे नंबर पे फिनलैंड रहा, तीसरे पे नाइजीरिया, चौथे पे इथोपिया और 5वें पे जमैका। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक में एथलेटिक्स स्पर्धाओं में 3 नए विश्व रिकॉर्ड। देखिए 23 जुलाई से 8 अगस्त तक संपन्न हुआ 32वां ओलंपिक खेल। इसमें एथलेटिक्स स्पर्धाओं में निम्नलिखित 3 नए विश्व रिकॉर्ड बने हैं। पहला है आपको महिलाओं की तिहरी कूद, दूसरा है पुरुषों का 400 मीटर बाधा दौड़ और तीसरा है महिलाओं का 400 मीटर का बाधा दौड़। चलिए पहला देखिए महिलाओं का तिहरी कूद। तो इसमें यूलिमार रोजास वेनेजुएला की हैं। 15.67 मीटर का जो पूर्व रिकॉर्ड जो है वो इनेसा क्राविट्स यूक्रेन की हैं। उनका रिकॉर्ड था 10 अगस्त 1995 का 15.50 मीटर का, और इस बार जो बना है 15.67 मीटर का। फिर नेक्स्ट है पुरुषों का 400 मीटर का बाधा दौड़। तो इसमें कार्स्टन वारहोम जो कि नॉर्वे के हैं 45.94 सेकंड में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। पूर्व रिकॉर्ड कार्स्टन वारहोम का ही था 46.70 सेकंड में 1 जुलाई 2021 का। फिर नेक्स्ट है महिलाओं की 400 मीटर का बाधा दौड़। देखा जाए तो सिडनी मैकलाफिने अमेरिका की हैं
51.46 सेकेंड में इनका रिकॉर्ड बना। पूर्व रिकॉर्ड था सिडनी मैक्लाफिन का, अमेरिका की ही है, यही है इन्हीं का पहला। इनका पिछला रिकॉर्ड जो था वो 51.90 सेकेंड था और इस बार का रिकॉर्ड है 51.46 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आपको डेनमार्क मास्टर्स बैडमिंटन। अगस्त 2021 में डेनमार्क के एसबियर्ग में संपन्न हुआ था। महिला युगल में अमेली मैगलुंड व फ्रेजा रावल जो कि डेनमार्क के हैं विजेता रहे और उप विजेता रहे अश्विनी पोनप्पा और एन सिक्की रेड्डी, ये भारत के थे। ठीक है, उप विजेता रहे भारत के महिला युगल में। फिर आपको महिला एकल में देखा जाए तो विजेता रहे लाइन क्रिस्टोफरेंस, ये आपको डेनमार्क के हैं। और जो उप विजेता रही जूली जेकबसन, ये भी डेनमार्क की ही हैं। फिर एकल पुरुष में देखा जाए तो ये ब्रियान यांग जो कनाडा के हैं वो विजेता रहे और उप विजेता रहे विक्टर स्वेडसन, ये भी कनाडा के हैं। फिर नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियाई बांग्लादेश T20 श्रृंखला। तो अगस्त 2021 में बांग्लादेश में 5 T20 मैचों की श्रृंखला खेली गई। विजेता है बांग्लादेश के 4-1 से। ठीक है, T20 मैच में 5 मैचों की श्रृंखला थी, इसमें बांग्लादेश जो रहा वो विजेता रहा 4-1 से। ऑस्ट्रेलिया जो है केवल एक ही मैच इसमें जीत सका था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला 2021। तो देखिए अगस्त सितंबर 2021 में 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला थी, टेस्ट मैच की, जो कि इंग्लैंड में खेलनी थी, जिसमें भारत ये श्रृंखला 2-1 से जीत लिया है। एक मैच ड्रॉ रहा और अंतिम मैच जो था वो कोविड-19 के कारण रद्द हो गया। और केएल राहुल जो है वो लॉर्ड्स के मैदान में शतक लगाने वाले 10वें भारतीय बन गए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स व बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स। तो अगस्त 2021 में मोगियो रोड हंगरी और स्टावलोट बेल्जियम में संपन्न हुआ था। टूर्नामेंट जो है वो हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स ई ओकोन अल्पाइन टीम के और उप विजेता रहे थे लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के। और नेक्स्ट है बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स, ये एम वर्स्टापन रेडबुल के हैं जो विजेता रहे और उप विजेता रहे जी रसेल विलियम्स के। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है लियोन मेसी के बारे में देखा जाए तो ये बार्सिलोना एफसी यानी बार्सिलोना फुटबॉल क्लब की ओर से खेलते थे, जिसमें 21 वर्षों में इन्होंने 672 गोल किए उनके तरफ से। अब बार्सिलोना एफसी छोड़कर वो पेरिस सेंट जर्मन यानी PSG में शामिल हो गए हैं। और नेक्स्ट है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो जुवेंटस छोड़कर मैनचेस्टर यूनाइटेड में 2 वर्ष का अनुबंध में शामिल हुए हैं। फिर नेक्स्ट है महिलाओं का ब्रिटिश ओपन यानी कि AIG वुमेन्स ओपन 2021। तो इसमें देखा जाए तो ये 19 से 22 अगस्त को स्कॉटलैंड में संपन्न हुआ था। विजेता थे अन्ना नॉर्ड ट्विस्ट स्वीडन के। नेक्स्ट है पुरुषों की द ओपन चैंपियनशिप 2021। तो ये जुलाई 2021 में इंग्लैंड के सैंडविच में हुआ और विजेता रहे कोलिन मोरिकावा अमेरिका के। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है WTT कंटेंडर बुडापेस्ट 2021। तो 15 से 20 अगस्त 2021 को बुडापेस्ट के हंगरी में संपन्न हुआ टेबल टेनिस चैंपियनशिप, जिसमें पुरुष एकल की स्पर्धा में विजेता रहे ट्रूल्स मोरेगार्ड स्वीडन के और महिला एकल में विजेता रहे यांग सियाओक्सिन मोनाको के और मिश्रित युगल में विजेता रहे जी साथियान और मनिका बत्रा भारत के। ठीक है, फिर नेक्स्ट है चेक अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस साथियान का खिताब। तो देखिए अगस्त 2021 में चेक गणराज्य में ओलामॉक में चेक अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस का खिताब भारत के जी साथियान ने अपने नाम किया। इसके उप विजेता रहे येवहेन रिस्चेपा यूक्रेन के। नेक्स्ट है आपको वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन 2021, जिसे सिंसिनाटी मास्टर्स भी कहा जाता था। ये 15 से 22 अगस्त को अमेरिका में मेसन में संपन्न हुआ। पुरुष एकल में देखा जाए तो विजेता रहे अलेक्जेंडर जेवरेव जो कि जर्मनी के हैं और उप विजेता रहे आंड्रे रुबलेव रूस के। महिला एकल में विजेता है एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया के और उप विजेता है जिल टी चमान स्विट्जरलैंड के। फिर पुरुष एकल में विजेता है मार्सले ग्रैंडलर्स स्पेन के और हैरिसियो जेवालोस अर्जेंटीना के। उप विजेता है स्टीव जॉनसन और ऑस्टिन क्राजिस्केक, दोनों अमेरिका के हैं। महिला एकल में विजेता है सामंथा स्टोसूर ऑस्ट्रेलिया के और झांग सुआई
चीन के। उप विजेता है गैब्रियल डाब्रोवस्की कनाडा के और लुइसा स्टेफानी ब्राज़ील के। फिर नेक्स्ट है आपको टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक पदक और सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता अगर देखिए हम लोग, तो सर्वाधिक पदक विजेता है एमा मैकियोन। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। सर्वाधिक 7 पदक इन्होंने तैराकी में, जिसमें 4 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, एमा मैकियोन ऑस्ट्रेलिया के। और अगर सर्वाधिक स्वर्ण पदक देखा जाए तो इसके विजेता थे कैलेब ड्रेसल, अमेरिका के हैं और इन्होंने अकेले 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ दोस्तों में शेयर जरूर करें। इसके पीडीएफ जो है, इसके लिंक आपको टेलीग्राम पे दे दिया गया है। ठीक है, पीडीएफ के लिंक टेलीग्राम पे है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसलिए। और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।